नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम फिर प्रश्न लेकर आए हैं 100 प्रश्न एजीटीए या कृषि से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं एग्रीकल्चर से संबंधित। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है प्याज का प्रमुख कीट है। प्याज का प्रमुख कीट है, तो प्याज का प्रमुख कीट थ्रिप्स है। आंसर इसका भी हो जाएगा, प्याज का प्रमुख कीट थ्रिप्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्याज की बीज दर कितनी होती है। प्याज की बीज दर कितनी होती है, तो प्याज की बीज दर 8 से 10 किलोग्राम यानी 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्याज की बीज दर लगती है। क्वेश्चन नंबर 3 है पूसा स्नोबॉल पछेती किस्म है। पूसा स्नोबॉल पछेती किस्म है किसकी? फूल गोभी की। पूसा स्नोबॉल पछेती किस्म है फूल गोभी की। पूसा दीपाली किसकी किस्म है, तो पूसा दीपाली जो है फूल गोभी की अगेती किस्म है। पूसा दीपाली फूल गोभी की अगेती किस्म है। पूसा स्नोबॉल फूल गोभी की पछेती किस्म है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, गुलाब में प्रवर्धन होता है। गुलाब में देखिए टी बडिंग भी होता है गुलाब में और कलम भी किया जाता है गुलाब में। गुलाब में प्रवर्धन होता है। गुलाब में कैसे प्रवर्धन होता है, तो गुलाब में दोनों तरह का प्रवर्धन होता है, टी बडिंग और कलम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है हजारा गेंदा की बीज दर होती है। हजारा गेंदा की बीज दर कितनी होती है, तो 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। हजारा गेंदा की बीज दर 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किया जाता है। ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किस तरह से किया जाता है, तो कोर्म से किया जाता है। ग्लेडियोलस का प्रवर्धन कोर्म द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हैप्पी एंड किस्म किसकी है। हैप्पी एंड किस्म किसकी है, तो हैप्पी एंड किस्म आपकी ग्लेडियस की है। ग्लेडियोलस होता है, हैप्पी एंड किस्म ग्लेडियोलस की है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है गेहूं के मोलिया रोग यानी सूत्रकृमि का प्रभावी नियंत्रण है। गेहूं के मोलिया रोग का नियंत्रण कैसे होता है, तो इसके लिए फसल चक्र अपना करके गेहूं के मोलिया रोग का नियंत्रण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए गेहूं का कौन सा रोग अंतः बिजोड़ रोग है। देखिए इंटरनली सीड बॉर्न रोग है कौन सा, तो इसमें आप देखें अनावृत कंड रोग। 10वें का सी आंसर है अनावृत कंड रोग जो है अंतः बिजोड़ रोग है। क्वेश्चन नंबर 11 धान्य फसलों में सर्वाधिक लवणता सहनशील फसल है। धान्य फसलों में सर्वाधिक लवणता सहनशील फसल कौन सी है, तो जौ। सर्वाधिक लवणता सहनशील फसल जौ है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में है जौ का छिलका रहित किस्म है। जौ के छिलका रहित किस्म कौन क्या है, डोलमा। जौ की छिलका रहित किस्म डोलमा। क्वेश्चन नंबर 13 है जौ की मूल्य सूत्रकृमि रोधी है। जौ की मूल्य सूत्रकृमि रोधी है RD 387, RD 2035, RD 2052। RD 2052 यानी कि तीनों है। जौ की छिलका रहित यानी जौ की मूल्य सूत्रकृमि रोधी किस्म है। तीनों उपयुक्त सभी यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का है धान की फसल में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन से क्षेत्र में डालते हैं। धान की फसल में जो है अपचयित क्षेत्र में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कहाँ डालते हैं, अपचयित क्षेत्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है कि धान के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। 15 है कि धान के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, तो धान के पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं। धान के पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में धान्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन कौन सी फसल का है। सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन कौन सी फसल का है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन जो आप देखेंगे तो धान का है। धान का सर्वाधिक क्षेत्रफल भी है और धान का सर्वाधिक उत्पादन है। क्वेश्चन नंबर 17 है धान की प्रथम भारतीय उच्च उपज वाली किस्म है। तो भारतीय उच्च उपज वाली जो है जया है। जया जो है ये भारतीय धान है जो सबसे अधिक उपज देती थी इस समय। क्वेश्चन नंबर 18 है पडलिंग कौन सी फसल से संबंधित है। तो पडलिंग जानते हैं आप लोग, धान में पडलिंग की जाती है। धान में पडलिंग की जाती है, पडलिंग धान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है बूसनिंग क्रिया कौन सी फसल से संबंधित है। बूसनिंग क्रिया ये भी जो है धान से संबंधित है। बूसनिंग क्रिया किससे संबंधित है, तो बूसनिंग क्रिया धान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में है कि धान में अंकुरण बाद यानी कि रोपाई के बाद कौन सा खरपतवारनाशी काम में लेते हैं। धान में रोपाई के बाद कौन सी खरपतवारनाशी काम में लेते हैं, तो बीटा क्लोर तो पहले लेते हैं, एनिलोफास पहले लेते हैं, बेंथोक्वार पहले लेते हैं। ये प्रोपेनिल स्टाम्प जो है ये धान में बाद में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, खरपतवारनाशी के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है धान में अंकुरण से पूर्व खरपतवारनाशी है। तो धान में अंकुरण से पूर्व ब्यूटा क्लोर भी है, एनिलोफास भी है और बेंथियोकार भी है, तीनों है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में ब्यूटा क्लोर, एनिलोफास और बेंथियोकार ये तीनों जो है धान के अंकुरण से पूर्व यानी कि प्री इमर्जेंस का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 22 है धान का सबसे प्रमुख कीट कौन सा है। धान का सबसे प्रमुख कीट कौन सा है। धान का सबसे प्रमुख कीट, तो धान का पीला तना छेदक जो है सबसे प्रमुख कीट है। धान का पीला तना छेदक सबसे प्रमुख कीट है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, धान का वायरस जनित रोग है। धान का वायरस जनित रोग तो टुंगरो भी है और ग्रासी स्टंट, यानी कि सी आंसर सही होगा। 23 का सी, धान का ग्रासी स्टंट और टुंगरो दोनों जो है वायरस जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 में टुंगरो वायरस या टुंगरो डिजीज़ का वाहक कौन है? टुंगरो डिजीज़ का वाहक कौन है? तो टुंगरो डिजीज़ का वाहक जो है धान का हरा फुदका, यानी कि निफोटेटिक्स बर्सेंस जो है धान का टुंगरो डिजीज़ का वाहक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, धान का कौन सा कीट जो पौधों की पत्तियों या तने पर केज यानी कि पिंजरा बनाकर लटके हुए रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आ जाएगा इसका, ये निम्फुला डेपुंटेलिस कीट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, धान्य फसलों के भंडारण कितनी नमी पर करते हैं? धान्य फसलों का भंडारण जो है 10 से 12% नमी पर किया जाता है। धान्य फसलों का भंडारण 10 से 12% नमी पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, धान्य फसलों के भंडारण में कौन से रसायन की टिकिया काम में लेते हैं? तो धान्य फसलों के भंडारण में एल्यूमिनियम फास्फाइड और सल्फास दोनों हो गए, यानी कि आंसर डी, एल्यूमिनियम फास्फाइड और सल्फास दोनों की टिकिया धान के भंडारण में काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पारबाइलिंग और मिलिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है? पारबाइलिंग और मिलिंग क्रिया किससे संबंधित है? तो पारबाइलिंग और मिलिंग क्रिया जो है आपका ये धान से संबंधित है, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, ट्रांसजेनिक धान क्या है? ट्रांसजेनिक धान क्या है? तो ट्रांसजेनिक धान जो है विटामिन ए से धनी धान है, ठीक, मतलब विटामिन ए की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, ट्रांसजेनिक धान है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एग्रीकल्चर शब्द बना है। एग्रीकल्चर शब्द बना है, क्वेश्चन नंबर 30, एग्रीकल्चर शब्द जो बना है वो किससे बना है? तो लैटिन भाषा से बना है। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा से बना है। 31 है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY की कब शुरू हुई? RKVY 2007 से शुरू हुई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY जो है 2007 से शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, श्वेत क्रांति के पिता कहलाते हैं। श्वेत क्रांति के पिता कौन कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 32 है, श्वेत क्रांति के पिता कौन कहलाते हैं? श्वेत क्रांति के पिता वर्गीज कुरियन यानी वी कुरियन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, समान वायु दाब को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। समान वायु दाब को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? समान वायु दाब को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो आइसोबार कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आइसोबार। समान वायु दाब को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं आइसोबार कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र है। मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र जो है वो क्या है? तो टेंसियोमीटर है। मृदा नमी ज्ञात करने का यंत्र टेंसियोमीटर है। डायनोमीटर का काम क्या है? डायनोमीटर का क्या काम है इसमें कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 है, डायनोमीटर का काम क्या है? तो डायनोमीटर का काम आपका क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनोमीटर का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। 35 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्न में से ट्रांसजेनिक पादप का उदाहरण है। ट्रांसजेनिक पादप का उदाहरण पूछ रहा है तो बीटी कपास ट्रांसजेनिक पादप का उदाहरण बीटी कपास है। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्या बीटी कपास का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है? बीटी कपास का जो प्रयोग वो मुख्यतः किस लिए किया जाता है पूछ रहा है। तो बीटी कपास का प्रयोग मुख्यतः कीटों के नुकसान से बचने के लिए किया जाता है। बीटी कपास का प्रयोग कीटों के नुकसान से बचने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑपरेशन फ्लड योजना किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड योजना जो है आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये सभी आप लोग जानते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इसमें है क्वालिटी प्रोटीन मेज यानी कि QPM किससे संबंधित है? क्वालिटी प्रोटीन मेज किससे संबंधित है? तो क्वालिटी प्रोटीन मेज आपको देखिए किससे संबंधित है? तो मक्का में ट्रिप्टोफेन और लाइसिन अमीनो अम्ल बढ़ाने वाली जीन से संबंधित है। मक्का में ट्रिप्टोफेन लाइसिन अमीनो अम्ल बढ़ाने वाली जीन से संबंधित है QPM। क्वेश्चन नंबर 42 है, अर्बोरिकल्चर में अध्ययन किया जाता है किस चीज़ का पूछ रहा है? तो अर्बोरिकल्चर में शाक व अलंकृत झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अर्बोरिकल्चर में शाक व अलंकृत झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 में है, कृषि से संबंधित जिले स्तर पर एक पंजीकृत संस्था है आत्मा। कृषि से संबंधित जिले स्तर पर एक पंजीकृत संस्था कौन सी है? आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM शुरू हुआ 2007 में। राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कब शुरू हुआ? 2007 में। 45 अम्लीय
मृदाओं में सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली फसलें हैं। अम्लीय मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो चाय भी उगा सकते हैं, धान भी उगा सकते हैं, गन्ना। इनके चाय, धान और गन्ना, ये जो है तीनों फसलें आप उसमें उगा सकते हैं कि अम्लीय मृदा में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? अम्लीय मृदा में कौन से तत्वों की अधिकता होती है? अम्लीय मृदा में कौन से तत्वों की अधिकता होती है? 46 में तो अम्लीय मृदा में एल्यूमिनियम की भी अधिकता होती है, मैग्नीज की भी और Fe आयरन की भी, यानी कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक। आयरन, मैग्नीज और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अम्लीय मृदाओं को सुधारने हेतु काम में लेते हैं। अम्लीय मृदा को सुधारना है तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना काम में लेते हैं। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए क्या काम में लेते हैं? चूना काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है सफ़ेद ऊसर या लेह मृदाएं होती हैं। सफ़ेद ऊसर या लेह मृदाएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? लवड़ी, लवड़ी होती हैं, यानी कि 48 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 49 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में कौन सी मृदाएं विकसित होती हैं? शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में कौन सी मृदाएं विकसित होती हैं? जिसमें लवड़ी मृदाएं विकसित होती हैं, इसमें भी सी आंसर हो जाएगा। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में लवड़ी मृदाएं विकसित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, लवड़ी मृदाओं में सुधारा जाता है। लवड़ी मृदाओं को सुधारा जाता है, तो लवड़ी मृदाओं को कैसे सुधारा जाता है? गोबर की खाद डाल लीजिए और निचालन कर दीजिए, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। हाँ, गोबर की खाद डालिए और निचालन द्वारा अम्लीय मृदाओं का सुधार, नहीं, वो लवड़ी मृदाओं का सुधार किया जाता है। लवड़ी मृदा का सुधार निचालन द्वारा और गोबर द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भूमि में सोडियम कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट आयनों की अधिकता से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जहाँ पे की अधिकता होगी वो वहाँ पे क्षारीय मृदा का निर्माण चालू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, 52 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, क्षारीय मृदाओं को सुधारा जाता है। क्षारीय मृदाओं को, क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है क्षारीय मृदाओं को सुधारा जाता है। तो क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए क्या करेंगे आप? जिप्सम का प्रयोग करेंगे। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये तो सभी को मालूम है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। ठीक, ये क्वेश्चन बार बार आया, जो है कई परीक्षाओं में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। अर्नान एवं स्टाउट के अनुसार कुल आवश्यक पोषक तत्व माने गए हैं। अर्नान और स्टाउट के अनुसार कुल 16 आवश्यक पोषक तत्व माने गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नवीन खोजा गया, मतलब नया कौन सा खोजा गया? तो निकेल। नया अभी कौन सा पोषक तत्व खोजा गया है? निकेल। क्वेश्चन नंबर 56 है, वी आकार का हरित महीनता किसकी कमी से होती है? वी आकार की हरित महीनता जो होती है वो नाइट्रोजन की कमी से होती है। नाइट्रोजन की अगर कमी होगी तो वी आकार की हरित महीनता शुरू हो जाएगी। वी आकार की हरित महीनता शुरू हो जाएगी नाइट्रोजन की कमी से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 में है, फूल गोभी में बटनिंग रोग किसकी कमी से होता है? फूल गोभी में बटनिंग रोग किसकी कमी से होता है? तो फूल गोभी में बटनिंग रोग नाइट्रोजन की कमी से होता है। फूल गोभी में बटनिंग रोग नाइट्रोजन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, टमाटर में ब्लोसम एंड रॉट रोग होता है। टमाटर में ब्लोसम एंड रॉट रोग किससे होता है? तो कैल्शियम की कमी से। टमाटर में ब्लोसम एंड रॉट रोग जो होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। टमाटर में अगर कैल्शियम की कमी है तो ब्लोसम एंड रॉट रोग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? गोभी में विप्टेल रोग होता है। गोभी में विप्टेल रोग होता है किसकी कमी से? मोलिब्डेनम की कमी से। ठीक। गोभी में विप्टेल रोग मोलिब्डेनम की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, पत्तियों के रंध्रों के खुलने एवं बंद होने में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है? पत्तियों के खुलने और बंद होने में पोटास जो है बहुत भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 में है, सर्वप्रथम गेहूं की खेती प्रारंभ कब हुई थी? सर्वप्रथम गेहूं की खेती कब प्रारंभ हुई थी कह रहा है? तो सर्वप्रथम गेहूं की खेती जो है 7500 BC पूर्व हुई थी, बिफोर क्राइस्ट सब पूर्व। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रथम सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम सिंचाई आयोग का गठन आपका 1901 में हुआ था। 1901। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है क्या? 1943 में धान की कौन सी व्याधि के कारण बंगाल अकाल पड़ा था? 1943 में धान की कौन सी व्याधि के कारण बंगाल अकाल पड़ा था? बंगाल अकाल किससे पड़ा था आपका? भूरा धब्बा, धान का भूरा धब्बा रोग जो है उस समय बहुत ज़्यादा हुआ था, जिससे भूखमरी हो गई थी बंगाल में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 है, ट्राइसेम TRYSEM ट्राइसेम प्रोग्राम कब शुरू हुआ? ट्राइसेम प्रोग्राम कब शुरू हुआ है? तो ट्राइसेम प्रोग्राम जो है 1979 को शुरू हुआ है, 1979 में।
ट्राइसेम प्रोग्राम 1979 में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65 है, राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम NAIP कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम कब शुरू हुआ है? तो 2006 में। राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम 2006 में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 है, पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। 66 क्या कह रहा है? पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा की प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा की प्राकृतिक अवस्था का अध्ययन किया जाता है और मृदा की उत्पत्ति एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। मृदा की उत्पत्ति एवं वर्गीकरण का, यानी कि आंसर इसका डी सही है, 66 का डी। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है, मानसून किस भाषा का शब्द है? कह रहा है मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून देखिए ये अरबी, वैसे ही लग रहा है देख के कि मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में शुद्ध फसल बोया गया क्षेत्रफल है। भारत में शुद्ध फसल बोया गया क्षेत्रफल कितना है पूछ रहा है। भारत में शुद्ध फसल बोया गया क्षेत्रफल 141 MHA है, ठीक, मिलियन हेक्टेयर में 141 मिलियन हेक्टेयर, ठीक। भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 141 मिलियन हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 जो है, राजस्थान में फसल सघनता प्रतिशत है। राजस्थान में फसल सघनता प्रतिशत कितना है? तो 128 से 130% है। राजस्थान में फसल सघन प्रतिशत 128 से 130% है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 में है कि NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है? तो CO, यानी कि CO। क्वेश्चन नंबर 56 फिर आ गया मेरे पास। NBGR 70 के बाद ये मिस्टेक हुआ है थोड़ा, 69 70 के बाद 56 कहाँ से आ गया? क्वेश्चन 69 के बाद 70 का ऑप्शन कहाँ है? दोबारा रिपीट हो गया, 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इसमें। क्वेश्चन नंबर 70 है कि NBGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? तो NBGR नेशनल जो ये कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। भारत का विश्व में द्वितीय स्थान किस में है? तो आपका गेहूँ और चावल में भी द्वितीय स्थान है, फल और सब्जी में भी द्वितीय स्थान है, रेशा व तिलहन में भी द्वितीय स्थान, यानी कि डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में प्रथम स्थान है। भारत में प्रथम स्थान देखना किस में है? तो दूध व मसालों में भारत में विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व में प्रथम स्थान है दूध व मसाले उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी वर्ष कब घोषित किया गया? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी वर्ष कब घोषित किया गया? तो 2012 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी वर्ष 2012 में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 74 है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 74, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? टिकाऊ खेती को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, टिकाऊ खेती को कहते हैं, क्या कहते हैं? टिकाऊ खेती को कार्बनिक खेती कहते हैं, प्राकृतिक खेती कहते हैं, पारिस्थितिक, तीनों हो गया, इनको उपयुक्त सभी। टिकाऊ खेती को कार्बनिक खेती को टिकाऊ खेती कहते हैं, प्राकृतिक को भी और पारिस्थितिकी को भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, वायुमंडल की क्षणिक अल्पकालिक अवस्था को कहते हैं। वायुमंडल की क्षणिक अल्पकालिक अवस्था को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। वायुमंडल की क्षणिक या अल्पकालिक अवस्था को मौसम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, वायुमंडल की क्षणिक या अल्पकालिक अवस्था को मौसम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, वायुमंडल में लंबे समय तक के मौसम के सार को कहते हैं। वायुमंडल में लंबे समय के मौसम के सार को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। लंबे समय तक चलता है वो जलवायु कहलाता है और क्षणिक जो होता है वो मौसम कहलाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 79 है, सबसे शुद्ध बीज की श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 79, सबसे शुद्ध बीज की श्रेणी कौन सी है? तो मूल केंद्रक बीज जो होता है वो सबसे शुद्ध होता है, 100% होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करते हैं। बीजों की जीवन क्षमता किससे ज्ञात करते हैं? तो बीजों की जीवन क्षमता ग्रेडेक्स परीक्षण से भी करते हैं और इंडिगो कमाइन डाई से करते हैं और टेट्राजोलियम परीक्षण से भी करते हैं, यानी कि उपयुक्त तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। बीजों के जीवन क्षमता ज्ञात करते हैं ग्रोडेक्स परीक्षण और इंडिगो कार्माइन डाई से
और टेट्राजोलियम परीक्षण से। तीनों परीक्षण से बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 है, बीजों का कम से कम वास्तविक मान होता है। बीजों का कम से कम वास्तविक मान जो होता है वो 75% होता है, 75%। क्वेश्चन नंबर 82 है, बीज सूचकांक कहलाता है। तो 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स यानी कि बीज सूचकांक कहते हैं। 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, सीड प्लांट तकनीकी आलू में अपनाते हैं। सीड प्लांट तकनीकी आलू में अपनाते हैं। सीड प्लांट तकनीकी आलू में अपनाते हैं। क्या चीज़ है इसमें, यानी कि वायरस मुक्त पौधे प्राप्त करने हेतु, और इसमें एक और जगह भी एफिड तेला मुक्त पौधे हेतु, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। सीड प्लांट तकनीकी आलू में जो अपनाते हैं वो वायरस मुक्त पौधे प्राप्त करने हेतु अपनाते हैं, और एफिड तेला से मुक्त करने हेतु सीड प्लांट तकनीकी आलू की सीड प्लांट तकनीकी अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, मूंगफली में आधार बीज उत्पादन हेतु, मूंगफली में आधार बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी रखते हैं। मूंगफली में आधार बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी 3 मीटर रखते हैं। कितना रखते हैं, 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 85 है, बड़े पेड़ों की कतारों के बीच फसलें लेना क्या कहलाता है। बड़े पेड़ों के कतारों के बीच फसलें लेना क्या कहलाता है, तो एले फार्मिंग कहलाता है। क्या कहता है, बड़े पेड़ हैं उनके बीच में अगर फसलें आप ले रहे हैं तो एले फार्मिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, निम्न में से केव फसल है, निम्न में से नहीं केच फसल है, निम्न में से केच फसल है। केच फसल कौन सी है, उर्द, मूंग और प्याज, ये तीनों ही केच फसल है, कैच क्रॉप कहलाती है। उर्द, मूंग और प्याज ये कैच क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से नकदी फसल का उदाहरण है। निम्न में से नकदी फसल का उदाहरण है, तो नकदी फसल इसमें आलू भी है, गन्ना भी है, कपास भी है, उपयुक्त सभी हो गए। ठीक, आलू, गन्ना, कपास नकदी फसलें हैं। आलू, गन्ना, कपास नकदी फसलें, आलू, गन्ना, कपास नकदी फसलें, ध्यान रखिएगा। फास्ट ट्रैप फसलें हैं, फास्ट ट्रैप फसलें 88 का है। फास्ट ट्रैप फसलें कौन सी हैं, जो कीटों और व्याधियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, वे फास्ट ट्रैप फसलें। जो कीटों और व्याधियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं फास्ट फसलें कहलाती हैं, ट्रैप क्रॉप कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, एक खेत में एक निश्चित पंक्ति में मुख्य फसल के बीच दूसरी फसल लगाना। अच्छा, मुख्य फसल के बीच दूसरी फसल लगाना क्या कहलाता है, कह रहा है, तो अंतरासस्यन कहलाता है। एक खेत में एक निश्चित पंक्ति में मुख्य फसल के बीच जो दूसरी फसल लगाते हैं उसको अंतरासस्य कहते हैं, अंतरासस्यन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, शुष्क खेती में बीज दर रखते हैं। शुष्क खेती में बीज दर कितनी रखते हैं, इसमें 10 ही दिया है, लेकिन 10 से 15% अधिक रखते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, 10 से 15% अधिक रखते हैं। शुष्क खेती में या लेट सोइंग करें तो भी जो है 10 से 15% अधिक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, पानी की कमी वाले एवं लवणी क्षेत्रों में उपयुक्त सिंचाई विधि है। पानी की कमी जहाँ पे हो या लवणी क्षेत्र हो तो उसमें कौन सी सिंचाई जो है उपयुक्त होती है, ये कह रहा है, तो उसमें ड्रिप सिंचाई सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि 90 से 95% तक जल उपयोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का कितना प्रतिशत है। राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का कितना प्रतिशत है, तो 1.16% है। कितना है, 1.16% है। क्वेश्चन नंबर 93 है, चने की बारानी खेती हेतु उपयुक्त किस्म है। चने की बारानी खेती हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो BJ 256 चने की बारानी खेती हेतु उपयुक्त है। BJ 256 चने की बारानी खेती हेतु उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 94 है, कपास में अंकुरण प्रतिशत होता है। कपास में अंकुरण प्रतिशत कितना होता है, तो 65% कपास में अंकुरण होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 95 है, सबसे अधिक अंकुरण प्रतिशत पाई जाती है। 95 में क्या करा, सबसे अधिक अंकुरण प्रतिशत किस में पाई जाती है, तो मक्का में। सबसे अधिक अंकुरण प्रतिशत मक्का में पाई जाती है। सबसे अधिक अंकुरण प्रतिशत मक्का में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तम बीज में आनुवंशिक शुद्धता होती है। उत्तम बीज में आनुवंशिक शुद्धता होती है। उत्तम बीज में आनुवंशिक शुद्धता कितनी होती है, तो 99.5 से 99.9% शुद्धता होती है, वो जो उत्तम किस्म का बीज होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, आयरलैंड में आलू में पछेती झुलसा बीमारी के कारण अकाल पड़ा था। आयरलैंड में आलू में पछेती झुलसा बीमारी के कारण अकाल पड़ा था। आयरलैंड में आलू में पछेती झुलसा बीमारी के कारण अकाल पड़ा था 1845 में। आयरलैंड में आलू में पछेती झुलसा बीमारी के कारण अकाल पड़ा था 1845 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो एल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू किया गया था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट
एल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 99 है, राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं NES को शुरुआत हुई थी। NES की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं NES की शुरुआत कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं NES की शुरुआत 1953 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है ये, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP शुरू हुआ। DPAP शुरू हुआ 1973 से 74 में। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? 1973-74 में। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन आज पूरे हुए। अब फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले मॉडल पेपर में, जिसमें 100 क्वेश्चन फिर लेकर के आएंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग नए हैं, और जो लोग पुराने हैं मेरे वीडियो को देखते रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें।